हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीठ क्लासेस। देव पीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक आपके डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। राइट, ये टॉपिक आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है और ये कैसा टॉपिक है जिस टॉपिक को लेके मोस्टली स्टूडेंट डिस्टर्ब रहते हैं कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली बच्चों से अटेम्प्ट नहीं हो पाते। राइट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। आप समझोगे कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है और डेप्रिसिएशन चैप्टर में एसेट्स के अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट है क्या और इन अकाउंट्स को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है। राइट, ये आपके सामने डेप्रिसिएशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने सभी बेसिक चीजों को, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने समझाऊंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर में एसेट्स के अकाउंट को मेंटेन करने से पहले हमें बहुत सी ऐसी बेसिक बातें हैं जो बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको आपके सामने ये सारी की सारी बेसिक बातें आएंगी और इस वीडियो के थ्रू आप सभी इन बेसिक बातों को इजीली समझ लोगे। राइट, तो ये बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं उन्हें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में। राइट, सबसे पहली बात क्या होती है कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमें समझना होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स को लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज करने के बाद जब उसकी एसेट्स की वैल्यू में हर साल गिरावट आने लगती है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, तो जितने से एक एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने लगती है उस वैल्यू को डेप्रिसिएशन का नाम दिया जाता है। राइट, मान लो आपने कार परचेज करी 10 लाख रुपीज की। राइट, उसकी वैल्यू 8 लाख रुपीस बनती है और वो आपको कार ऑन रोड पड़ी है 10 लाख रुपीस की, तो जो उसकी वैल्यू है 8 लाख, तो डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखना है। तो जिस साल आपने उस एसेट्स को खरीदा है उसकी स्टार्टिंग में तो डैप कभी भी लगेगा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन हमेशा कैलकुलेट किया जाता है समय के बीतने के बाद। राइट, एक टाइम पीरियड के हो जाने के बाद। तो आपने वो एसेट जब भी परचेज करी उसकी परचेजिंग की डेट से लेके ईयर एंड तक का उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो उसकी वैल्यू अगर 8 लाख रुपए की है तो 8 लाख रुपए की वैल्यू पे 31 मार्च हम अपने फाइनेंशियल ईयर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है 31 मार्च को, तो यानी 31 मार्च की एंड तक हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो 8 लाख के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। मान लो एक एसेट्स की वैल्यू पे रेट ऑफ डेप 10% है, तो 8 लाख का 10% कितना हो गया, 80,000। तो यानी कि वो उस ईयर के एंड में उस एसेट्स की वैल्यू 80,000 से कम हो गई, तो उस ईयर के एंड में उस एसेट्स की वैल्यू 7,20,000 हो गई। और डेप हमेशा से कैलकुलेट किया जाएगा परचेजिंग की डेट से लेके ईयर एंड की डेट पे। राइट, और जो एसेट्स आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उस एसेट्स के केस में ईयर स्टार्टिंग से लेके ईयर एंड तक। तो मान लो अगर कोई भी एसेट्स हमने 1 अप्रैल को परचेज की है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमें उसका डैप कैलकुलेट करना है। तो 12 महीनों के लिए डैप निकालना है। तो 8 लाख का 10% 12 महीनों के लिए 80,000 बनता है। तो वो 80,000 माना जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट और उस एसेट्स की ईयर एंड की वैल्यू 7,20,000 मानी जाएगी। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर को हमारा समझने का जो पर्पस है वो पर्पस क्या है, एक एसेट्स की वैल्यू में हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। दूसरी बात, एक एसेट्स की वैल्यू हर साल ईयर एंड में उसकी वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना कि अब वो एसेट्स ईयर एंड में कितनी हो चुकी है। राइट, तो डेप्रिसिएशन का मेनली डैप को कैलकुलेट करने का जो मेनली पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एसेट्स की ईयर एंड की वैल्यूएशन करना होता है। एक एसेट्स की ईयर एंड में कितनी वैल्यू निकल के आई वो कैलकुलेट करना होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था, एक एसेट्स को आपने लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज करा, उसकी वैल्यू के अंदर गिरावट आ गई, तो जो भी गिरावट आई वो डैप कहलाता है, जिसे बोला जाता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। अब आपने एक एसेट्स को यूज भी नहीं करा, आपने एक एसेट्स मान लो फ्रिज परचेज करा और फ्रिज एज इट इज आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड तक रखा रह गया, बेशक आपने उसे यूज नहीं करा, लेकिन समय के बीत जाने के बाद भी
उस एसेट्स की वैल्यू में डेफिनेटली गिरावट आती है। या अगर आपने कोई भी एसेट्स परचेज की है, वो एसेट्स आपने परचेज करने के बाद तुरंत अगर वो टूट भी गई तो टूटने से भी उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी, राइट। तो एक एसेट्स को चाहे आप यूज करो या ना करो, जब आपने उस एसेट्स को आपने परचेज कर लिया, उस परचेजिंग की डेट से ही उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने लगता है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक बातें हैं, वो बेसिक बातें क्या हैं? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। वो जो एसेट्स है, जिस एसेट्स को आपने परचेज किया है, उस एसेट्स की टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ परचेज, जिसे कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस कार्टेज या फ्रेट। कहने का मतलब है कि आपने किस एसेट्स को कितनी वैल्यू में खरीदा, उसे अपने बिजनेस में इंस्टॉल करने में आपका क्या खर्चा हुआ, और उसे अपने बिजनेस में लाने तक आपने कितना कार्टेज यानी कितना भाड़ा पे किया। तो इन सभी चीजों का समेशन ही कहलाता है उस एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, एसेट्स की टोटल कॉस्ट। उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? डेट ऑफ परचेज। आपने एक एसेट्स को किस दिन खरीदा, आपको यह भी पता होना चाहिए। आप एक एसेट्स को किस दिन खरीद रहे हो, उसकी डेट ऑफ परचेज भी आपको पता होनी चाहिए। और थर्ड, जब भी कोई एसेट्स खरीदी जाती है, ध्यान से मेरी बातें सुनना, आपने कोई मशीन खरीदी जिसका आपको पता है कि ये मशीन 25 ईयर्स तक चलेगी, लेकिन आपको उस मशीन को 25 सालों तक नहीं चलाना, हार्डली आपको वो मशीन यूज करनी है 15 ईयर्स तक, राइट। 15 ईयर्स के बाद आप उस एसेट्स को सेल कर दोगे क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो आप ये चाहते हो कि आप आने वाले 15 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हो, तो आप 15 साल के बाद उस एसेट्स को बेच दोगे, बेशक स्क्रैप में आप उसे सेल करो या फिर कहीं पे भी उसे सेल करो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको थर्ड पॉइंट पता होना चाहिए, उसकी यूजफुल लाइफ, कि एक एसेट्स की यूजफुल लाइफ कितनी है, कि एक एसेट्स को आपने कितने टाइम पीरियड तक यूज करा। तो ये तीन चीज तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अगर आपके सामने यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है, तो आपके सामने क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जरूर गिवन होगा। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9% पर एनम, 8% पर एनम, 10% पर एनम, इस तरीके से गिवन होगा, राइट। अगर रेट ऑफ डेप गिवन नहीं होगा तो आपके सामने यूजफुल लाइफ गिवन होगी। यूजफुल लाइफ के साथ साथ आपके सामने उस एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू भी गिवन होगी, यानी कि आपने उसे अपनी लाइफ में यूज करने के बाद, जब तक भी आपने उसे यूज करा, यूज करने के बाद आप उसे किस रेट से बेचोगे, किस रेट से आप उसे कबाड़ में बेच दोगे, इसलिए उसे स्क्रैप वैल्यू का नाम दिया जाता है और इसे रेसिडुअल वैल्यू का भी नाम दिया जाता है। आप इसे स्क्रैप वैल्यू का नाम दे सकते हो या रेसिडुअल वैल्यू का नाम दे सकते हो। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो डैप को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक एसेट्स की टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए, उसे किस दिन खरीदा वो चीज पता होनी चाहिए, उसकी यूजफुल लाइफ क्या है वो भी पता होना चाहिए, और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी पता होनी चाहिए। और मैंने अभी अभी आपसे एक बात बोली कि अगर आपके सामने क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, तो रेट ऑफ डेप के केस में आप उस एसेट्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको ये दो चीजों का मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एसेट्स है जिसे हमने 1 अप्रैल 2022 को परचेज किया, कितने का? 1 लाख रुपए का, राइट।
और आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप गिवन है 10%। तो सीधा सा बात है, सीधी सी बात है, आप डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 लाख इंटू 10% इंटू टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड भी क्या होगा? परचेजिंग की डेट से लेके ईयर एंड तक का। परचेजिंग की डेट क्या है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से लेके मार्च 12 महीने बैठ गए, तो 1 लाख का 10% हमने कैलकुलेट कर लिया 10,000। यहीं पे ही अगर मैं आपके सामने परचेजिंग की डेट ले लूं 1 अप्रैल में जून, 1 जुलाई, तो आप उस केस में जो डैप कैलकुलेट करोगे वो डैप कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12। तो यानी कि 10,000 इंटू 9/12, 3 3 जा 3 4 जा, 4 से इसे काटा 2500, आपके डैप की वैल्यू आ गई 7,500। तो आप इस तरीके से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करोगे। और तीसरी बात, अगर उसी ईयर के एंड में आपने 1 अप्रैल को तो एक एसेट्स को खरीदा या 1 जुलाई को आपने एसेट्स खरीदा और आपने उस एसेट्स को बेच दिया, डेट ऑफ सेल ले लेते हैं मान लो 31 दिसंबर 22, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा? 1 लाख इंटू 10%। अगर आपने 1 अप्रैल को परचेस किया है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के महीने कितने हो गए? 9/12। अगर आपने उसी एसेट्स को 1 जुलाई को परचेस किया था, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू जुलाई से लेके उसे बेचा कब है? दिसंबर में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। तो यानी कि इस केस में 9 मंथ्स के लिए तो डैप उतना ही बन जाएगा 7,500, और इस केस में 5,000। 1 लाख का 10% 10,000, 6 मंथ का, वो 1 साल का आधा 6 मंथ, 10,000 का आधा 5,000। तो ये डैप को ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी बात, अगर आपके सामने क्वेश्चन में ये रेट ऑफ डैप गिवन ना हो, जो मैंने ये रेट ऑफ डैप लिया है, अगर क्वेश्चन में ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, तो उस केस में एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मैं आपके सामने समझा चुका हूं, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस फ्रेट या कार्टेज माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ये 3 चीज आपके सामने गिवन होनी चाहिए। वो ओरिजिनल कॉस्ट आपके सामने होनी चाहिए, यानी कि टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू आपके सामने होनी चाहिए, और यूजफुल लाइफ। अगर परचेजिंग की भी डेट गिवन होती है तो सीधी सी बात है, परचेजिंग की डेट से लेके ईयर एंड तक आप उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। तो ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आपने एक एसेट्स को 2 लाख में खरीदा, राइट? उसे आपने 10 साल तक चलाया, 10 साल के बाद आप उसे 20,000 में कबाड़ में बेच देते हो, तो स्क्रैप वैल्यू 20,000 हो गई। 2 लाख में से 20,000 माइनस किए, 1,80,000 अपॉन 10, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 18,000। अब ये 18,000 डेप्रिसिएशन आया है 1 साल के लिए। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन में कोई सी भी डेट गिवन होगी कि मान लो इस एसेट्स को परचेस किया है 1 जून को, तो आपने ये 18,000 का डैप निकाला है 12 महीनों का। अब आपको ये डैप कैलकुलेट करना है जून से लेके मार्च तक का। तो अप्रैल में हटा दो, जून से लेके मार्च तक के महीने कितने हो गए? 10 मंथ्स, राइट? तो 18,000 इंटू 10/12, बस इसे डिवाइड करना है। 18,000 इंटू, यहां लिखते हैं, इंटू 10/12, इसे 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 6 3 जा, राइट? तो ये कितना आ गया? इसे भी इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया 1,500। तो डैप आ गया 15,000, राइट? तो यानी कि 10 मंथ्स के डैप की वैल्यू कितनी आ गई?
15,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन को ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू आपने ये समझा डेप्रिसिएशन चैप्टर के बेसिक में कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। मोस्टली स्टूडेंट एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करते वक्त डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। वो टाइम पीरियड में 99% मिस्टेक करते हैं। तो हमेशा से याद रखना, डैप की वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त टाइम पीरियड बड़ी ध्यान से देखना, परचेजिंग की डेट से बेचने की डेट तक का, और अगर उस ईयर में उस एसेट्स को नहीं सेल किया है तो परचेजिंग की डेट से लेके ईयर एंड की जो डेट होती है उस डेट तक का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो ये डेप्रिसिएशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जिस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का बेसिक समझाया है। सेकंड पार्ट में मैं आपके सामने एसेट्स कैसे मेंटेन किया जाता है, एसेट्स के अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, वो वीडियो लेके आऊंगा। एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करने का क्या तरीका है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करने का क्या तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को लेके आएंगे और इन दोनों टॉपिक को इजीली समझेंगे कि एसेट्स का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है विद जर्नल एंट्रीज। राइट, आई होप इस वीडियो के थ्रू डेप्रिसिएशन चैप्टर का जो बेसिक है वो बेसिक आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।